हेलो रिस्पेक्टेड टीचर्स, डियर एस्पिरेंट्स, डियर व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का दी मास्टर जर्नी में। और मैं शशांक तिवारी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और जितने भी एस्पिरेंट्स का ये मानना है कि हाँ सर हमारी एनसीईआरटी की प्रिपरेशन काफी जबरदस्त चल रही है, उनके लिए मैं लेकर आया हूं यूनिट 14 का एक क्विज, यानी कि टेस्ट समझ लीजिए इसको। ये उसका नाम मेंशन किया है, प्रिपरेशन मीटर है ये। इसको आपको चेक करना है कि आपके 25 में से 25 आते हैं या नहीं आते। और इस बार जितने भी नेसेसरी क्वेश्चन हैं उनके अंदर मैंने बकायदा रीजन डाला है, यानी कि उसका कॉन्सेप्ट जो है वो डाल दिया है। पोयम से यूनिट 14 मैंने पूरी करा दी है। अब पूरी कराने का कॉन्सेप्ट क्या है कि लास्ट वाली पोयम, जैसा कि मैंने बताया था कल हमारे एक टीम मेंबर के यहां पर थोड़ी सी इमरजेंसी हो गई थी, तो कल वीडियो नहीं बनाया, लेकिन हमने पीडीएफ रेडी कर दी है। अभी आप बताएं कि ऑन किलिंग ए ट्री के ऊपर वीडियो बनाना है या फिर आप स्वयं कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। अगर आप एनसीईआरटी की पोएम अगर आपको लगता है कि हाँ हम दूसरों का और दूसरी जो रिस्पेक्टेड टीचर्स है उनका वीडियो देखकर काम चला सकते हैं, तो मेरे लिए बहुत अच्छा है। तो फिर मैं दूसरे टॉपिक के ऊपर वर्क करूंगा, क्योंकि वीडियो बनाने में भी टाइम मेरा जाता है 2 से 3 घंटे, इसलिए ठीक है। सो अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। एम्पिटेड ग्रेड 2 बैंस #2025 इंग्लिश एंड आई एम बॉर्न फॉर टीचिंग, जैसा कि मैं पढ़ाने के लिए पैदा हुआ हूं, ठीक है। आई पर्सनली बिलीव दिस। सो यूनिट 14 प्रिपरेशन मीटर बाय शशांक दी मास्टर। सो हियर वी गो। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई शुड ही बी लर्किंग इन शेडो। जिसने भी मेरी पोयम देखी है, यानी कि अगर आपने कहीं से भी पढ़ी होगी, ऐसा नहीं कि मेरी ही कहीं से पढ़ी होगी, तो आप इसका आंसर देंगे व्हाई शुड ही बी लर्किंग इन शेडो, आउट ऑफ फियर, आउट ऑफ एंगर, टू कैच द डियर, और बोथ ए एंड सी। क्वेश्चन देखिए, पॉज करिए, अपना आंसर लगाइए एंड नाउ चेक करिए। सो राइट आंसर क्या है? टू कैच द डियर। जैसा कि हमने देखा था द टाइगर इन द जू वाली पोयम के अंदर, कि वो जो है टाइगर जो है वो क्या कर रहा होगा, अल्टीमेटली छुप रहा होता अपने फेवरेट शिकार डियर यानी कि हिरण की तलाश में। भाई साहब, तो मेंशन किया है अकॉर्डिंग टू द पोएट द टाइगर शुड बी लर्किंग इन द शेडो ऑफ द लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल और नियर द वाटर बॉडी इन ऑर्डर टू कैच और अटैक हिज प्रे हु कम्स टू द वाटर बॉडी टू ड्रिंक वाटर। जब वो पानी पीने के लिए वहां पर आएगा, ससुरा ये अटैक कर देगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस किस का सही निकला है। अच्छी बात है, आप मुझे बता दिया करो कमेंट में। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट डिस्क्राइब्स टाइगर इन अ सेल। ठीक है, व्हाट डिस्क्राइब्स टाइगर इन अ सेल, स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस, लॉक्ड इन कॉन्क्रीट सेल, शेडो, लॉन्ग ग्रास, इसके अलावा डी ऑप्शन है हमारा बियरिंग हिज वाइट फेंस। चलिए ओके, क्वेश्चन देख लिया, पॉज कर दिया। जेन्युइन तरीका ये होता है सो दैट कि हमारा वीडियो कम से कम टाइम पीरियड में खत्म हो जाएगा और आपका टेस्ट भी हो जाएगा। आंसर देखते हैं हमारा फटाफट से। सो आंसर इन लॉक्ड इन कॉन्क्रीट सेल, जैसा कि हमने देख लिया है कि वो बार के पीछे बंद है, यानी कि बिहाइंड द बार्स। ठीक है, जो पिंजरा है उसका, जो कि सीमेंट और वो लोहे की जाली से बना था, उसके पीछे। ठीक है, नीड नहीं थी इसलिए मेंशन नहीं किया है ना। हाँ, लेकिन लगभग 12-13 क्वेश्चन की बात से लगभग सभी के अंदर रीजन जरूर दिए, वो इंपॉर्टेंट है। द टाइगर लीव्स अ फिल इन द ब्लैंक्स लाइफ इन अ जू, एक्सेप्शनल एंड टिपिकल, और इसके अलावा आर्टिफिशियल एंड फैब्रिकेटेड, स्ट्रेन एंड इनसिंसियर, एंड इसके अलावा अननेचुरल एंड अनहैप्पी। चलिए फटाफट करिए, क्वेश्चन को देखिए, पॉज कर लिया होगा आशा करता हूं। द टाइगर लीव्स अ फिल इन द ब्लैंक्स लाइफ, किस प्रकार की लाइफ जो है टाइगर अपने जहां पर वो जू में कैद था वो एंजॉय कर रहा था। सो अननेचुरल एंड अनहैप्पी। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोएम अ टाइगर इन द जू इज रिटन बाय, बड़ा प्रेम सा क्वेश्चन है, ये किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए यार, सच में बड़ा दुख होगा नहीं तो। ठीक है, तो जॉर्ज लेस्ली नॉरिस इनके जो वो हैं पोएट, उनका नाम है। ए आंसर इज राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट है वेयर प्लम्प डियर पास, नेम द फिगर ऑफ स्पीच। इस टाइप के क्वेश्चन से आपके देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम्स में। ठीक है, यहां पर फिगर ऑफ स्पीच आपसे पूछी गई है, प्लम्प डियर पास, यहां पर डेफिनेटली रीजन दिया गया होगा। चलो पॉज कर लिया, आंसर लगा लिया, आगे बढ़ते हैं। एलिट्रेशन का यूज हुआ है, क्यों हुआ है भाई साहब? देखिए, हियर प्लम्प डियर पास इज एन एग्जांपल ऑफ एलिट्रेशन। इट यूजेस द रिपीटेशन ऑफ द पी साउंड इन प्लम्प एंड पास एंड क्रिएट अ रिदमिक इफेक्ट। ठीक है, और हमने एलिट्रेशन में पढ़ा है, जिसने नहीं देखा हो मेरी फिगर ऑफ स्पीच की वीडियो जरूर देख के आए। ठीक है, नाउ अच्छा कहीं से भी देख सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है, मतलब जिनका भी आपको समझ में आता है उनका जरूर देखिए। ठीक है, अल्टीमेटली हमारा गोल क्या है? हमारा गोल है हम वर्ग 2 का पेपर क्रैक करना और सिलेक्शन लेना। So he should be lurking in the shadow is an example of. He should be lurking in the shadow is an example of. अब कभी कभी आप ये देखना कि जो फिगर ऑफ स्पीच आपको नजर आ रही होगी, अगर वो ऑप्शन में ही नहीं दी गई है, तो फिर हमारा दूसरा ऑप्शन हमारे पास में क्या होता है, हम कौन सी फिगर ऑफ स्पीच को लगाएं, ये ध्यान रखना काफी इंपॉर्टेंट है।
कि इसमें पता है, बस पॉज कर दिए, उसके बाद मैं अपना एक्सप्लेनेशन देता हूं। इसमें पता है कि शायद वो पर्सोनिफिकेशन होना चाहिए, लेकिन पर्सोनिफिकेशन तो ऑप्शन में नहीं है। अब जब पर्सोनिफिकेशन नहीं है तो फिर कौन सा होना चाहिए? फिर होना चाहिए सर इमेजरी। ठीक है, फिर कौन सा होना चाहिए? इमेजरी, जैसा कि हमको पता है अच्छे से। अब शेर के लिए, लॉयन के लिए, एनिमल के लिए हम इट का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर ही का इस्तेमाल किया गया है, तो आदमी पर्सोनिफिकेशन लगाता, लेकिन ऑप्शन में दिया ही नहीं गया है वो, इसलिए हमें क्या लगाना है? सी। तो यहां पर मेंशन किया गया, इन दिस पोएम ही शुड बी लर्किंग इन द शैडो इज एन एग्जांपल ऑफ इमेजरी। इमेजरी इवॉल्व्स द यूज ऑफ विविड एंड डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज दैट अपील्स टू द सेंसेस, हेल्पिंग टू क्रिएट अ मेंटल अ पिक्चर ऑफ द ब्ला ब्ला ब्ला। आप देख लेना। आगे बढ़ते हैं। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्नार्लिंग? स्नार्लिंग वर्ड जो इसमें इस्तेमाल किया गया है द टाइगर इन द पोएम में, उसका मतलब क्या है? इसीलिए कहते हैं हार्ड वर्क मीनिंग पे फोकस करना। ससुरा आप हार्ड वर्क को हिंदी में मत समझना, इसीलिए मैंने अपनी पीडीएफ के अंदर इंग्लिश में मेंशन किया गया उसके अंदर। सो स्नार्लिंग का मीन्स क्या है? वार्निंग साउंड, इसके अलावा लाफिंग शेयरफुली, इसके अलावा स्पीकिंग इन अ सॉफ्ट एंड जेंटल टोन एंड सिंगिंग इन अ लाउड वॉइस। चलो पॉज कर दिया, आंसर देख लिया। इसका आंसर है वार्निंग साउंड। ठीक है, हमने देखा था ना कि वो जंगलों में जहाँ पे जो लोग बाग वगैरह रहते हैं, फिर वो स्नार करता, दहाड़ता, जो लोगों को डराता, बोलता कि हाँ इस जंगल का राजा मैं हूं, जस्ट लाइक। तो मैंने काफी अच्छे से, ऐसा मुझे विश्वास है कि थोड़ा सा ठीक ठाक तरीके से समझा दिया है उसमें, तो आप एक बार देखिएगा उसको। नाउ व्हाई डज द टाइगर एक्सप्रेसेस हिज रेज क्वाइटली? ध्यान सुनिए, वाई डज द टाइगर एक्सप्रेस इट? टाइगर क्यों एक्सप्रेस करता है, ठीक है, शांत तरीके से अपने गुस्से को? ठीक है, तो बताना है आपको। बिकॉज ही इज स्लीपिंग, बिकॉज ही इज नॉट एंग्री, बिकॉज ही इज अफ्रेड ऑफ ह्यूमंस, इसके अलावा बिकॉज ही इज लॉक्ड इन अ सेल। बताइए, टाइगर जो अपने गुस्से को शांत तरीके से क्यों एक्सप्रेस करता है? बताइए बताइए बताइए। चलिए पॉज कर दिया, आंसर देख लिया। बिकॉज ही इज लॉक्ड इन अ सेल। अब चूंकि हम सब जानते हैं कि वो उसके पीछे बंद है, बिहाइंड द बार। जब बार के पीछे वो बंद है तो फिर गुस्सा दिखाने का कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि मैं कुछ कर तो पाऊंगा नहीं। नाउ नेक्स्ट है, व्हाट इज द पोएट एटीट्यूड टुवर्ड्स द टाइगर्स? ठीक है, कन्फाइनमेंट। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट इज, अब अगर कन्फाइनमेंट का मतलब ही नहीं पता होगा तो दिक्कत है। अगर ये सीरियसली बता रहा हूं, ऐसे वर्ड आपको देखने को मिलेंगे। व्हाट इज द पोएट एटीट्यूड टुवर्ड्स द टाइगर्स कन्फाइनमेंट? ठीक है, कारावास कहते हैं क्या? कारावास या फिर पिंजरे में कैद कर देना। चलिए पॉज कर दिया। इनडिफरेंट, सिंपैथी, एडमायरेशन, डिलाइट। सिंपैथी होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। ओके ठीक है, 10th क्वेश्चन हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड अ न्यू इंग्लैंड पोएट? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। आपके सिलेबस से बाहर नहीं दिए, ठीक है, लेकिन अब आपसे आशा की जाती है कि आप जो है ग्रेजुएशन लेवल का पढ़ के जाएंगे। सो हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड अ न्यू इंग्लैंड पोएट? एलन, ठीक है, जिन्सबर्ग, इसके अलावा विलियम कार्लोस विलियम्स, इसके अलावा एडमिन एलेंगडन रॉबिन्सन, इसके अलावा रॉबर्ट फ्रॉस्ट। देखते हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट को क्या कहा जाता है? अ न्यू इंग्लैंड पोएट। ठीक है, रीजन दिया होगा। रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जिनका जन्म 1874 से 1963 के बीच पीरियड में रहा है, इनका जो जन्म और मृत्यु, इज नोन एज अ न्यू इंग्लैंड पोएट बिकॉज, क्यों कहा गया? ही वॉज फेमस फॉर राइटिंग पोएम्स अबाउट न्यू इंग्लैंड। ये ध्यान रखना, क्यों फेमस थे भाई साहब? वो न्यू इंग्लैंड पर अपनी पोएट्री किया करते थे। इसके अलावा हिज पोएम्स ऑफन डिपिक्ट द रूरल लाइफ ऑफ न्यू इंग्लैंड, जो न्यू इंग्लैंड का जो ग्रामीण वाला जो क्षेत्र था उस पर अपनी पोएट्री वगैरह काफी किया करते थे। एंड एग्जामिन कॉम्प्लेक्स सोशल एंड फिलोसॉफिकल थीम्स। ठीक है, हमने देख लिया। मुद्दा पूछना था, रॉबर्ट किसको कहा साहब न्यू इंग्लैंड पोएट कहा था, तो हमने देख लिया रॉबर्ट फ्रॉस्ट। चलो नाउ, वो ये द मोर वी लर्न बोलते ना, द मोर वी स्टडी द मोर वी कंफ्यूज, नो स्टडी नो कंफ्यूज, ऐसा कुछ है। हाँ, द मोर वी स्टडी द मोर वी कंफ्यूज, नो स्टडी नो कंफ्यूज। तो पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, हमें चलना है कम से कम टाइम पीरियड में। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने पढ़ा होगा, मुझे पता अच्छे से, विश्वास है। द मिडिल नेम ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स। काफी आसान है और ये किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए यार। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं मासूम से। वो ग्रेड 1 जो हुआ था 2023 में मेंस का पेपर, 10वीं 12वीं क्लास का बच्चों का पेपर था वो, उन्होंने कहीं से कहीं तक एमपी ग्रेड 1 का मेंस का पेपर था ही नहीं। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। सीरियसली बता रहा हूँ, 12वीं क्लास के पेपर का था, इससे तो बड़ा था ही नहीं वो। जितने लोग सिलेक्ट हुए अगर वो बता दें कि हाँ भैया ये 12वीं क्लास से बढ़ के भी पेपर था, हम लोगों ने तैयारी उस लेवल पर करी, मतलब खतरनाक, और एनसीईआरटी उठा के धर मारी। अब क्या कहें हम। द मिडिल नेम ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स। तो रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट इज द राइट आंसर। मिडिल नेम क्या है इनका? रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। चलिए, जरूरत नहीं थी। विच अमेरिकन प्रेसिडेंट इनवाइटेड रॉबर्ट फ्रॉस्ट टू रिसाइट एट हिज इनॉग्रेशन सेरेमनी? जब तक आपको आंसर मिल जाता है तब तक मैं चाहूंगा कि आप उस आंसर का पूरा नाम भी मेंशन कर दें कमेंट बॉक्स में, तब तो पता चलेगा कि हाँ आपने पढ़ा है। चलिए, विच अमेरिकन प्रेसिडेंट इनवाइटेड रॉबर्ट फ्रॉस्ट टू रिसाइट एट हिज इनॉग्रेशन सेरेमनी? सो आंसर तो
आशा करता हूं आपने देख लिया होगा। कैनेडी इज राइट आंसर, लेकिन कैनेडी का पूरा नाम क्या है? ये देखिए, आंसर कैनेडी हो गया। जॉन फिट्जगेरल्ड कैनेडी, आल्सो नोन एज JFK, was the 35 प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, सर्विंग फ्रॉम 1961 यानी कि 1961 से लेकर अंटिल हिज असैसिनेशन इन 1963। काफी असैसिनेशन यानी कि इनको मार दिया गया था, ठीक है। ही वॉज द यंगेस्ट पर्सन इलेक्टेड प्रेसिडेंट एट 43 ईयर्स। तो काफी कुछ हमने जान लिया इनके बारे में। तो ध्यान रखना, विच अमेरिकन प्रेसिडेंट इनवाइटेड रॉबर्ट फ्रॉस्ट? कौन से अमेरिका के प्रेसिडेंट जिन्होंने रॉबर्ट फ्रॉस्ट को इनवाइट किया था इनॉग्रेशन सेरेमनी में? तो कैनेडी ने। उनका पूरा नाम क्या है? JFK। नाउ थर्ड, हु अटर दीज वर्ड्स, आई एम नॉट अ नेचर पोएट, आई हैव रिटन ओनली 2 पोएम्स विदाउट अ ह्यूमन बीइंग इन दैम। लिटरेचर से संबंधित क्वेश्चंस भी आ जाएंगे आपसे पूछने, ये ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। और तुक्का मत लगाना। अगर तुक्का लगा रहे हैं एलिमिनेशन लगाकर भी, या थोड़ा सा एक आइडिया लेकर कि हाँ क्या हो सकता है क्या नहीं, तो प्लीज थोड़ा सा इस पे कंसर्न करेंगे, बिकॉज हम उस एज में नहीं है अब कि हम तुक्का लगाएं। अगर तुक्के में अगर आंसर सही हो रहा है तो प्लीज उसका रीजन जानने का कोशिश जरूर करें, ठीक है। तो हु अटर्स दिस वर्ड, किने ये शब्द कहा है कि आई एम नॉट अ नेचर पोएट, मैं नेचर पोएट नहीं हूं। आई हैव रिटन ओनली 2 पोएम्स विदाउट अ ह्यूमन बीइंग इन देम। तो इसका आंसर है बेसिकली, बताइए क्या है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। चलिए अब आगे मेंशन भी किया है कुछ। फ्रॉस्ट ऑफ ऑफन explored themes of human experience and interaction with nature, but he expressed that his focus was more on people and their relationship with the world rather than just nature itself. The quote highlights his beliefs that human presence, either directly or symbolically, is central to his poetry. ये काफी इंपॉर्टेंट है इसलिए मेंशन किया गया था। देखते हैं किस किस का सही है। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट? नीचे दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सी भाई साहब रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक पोइट्री कलेक्शन है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद लगाना है। कभी कभी जल्दबाजी में अरे सर पॉज कर दिया होगा आपने, ठीक है। फिर बता रहा हूं, बार बार दोहरा रहा हूं, क्वेश्चन देखो, जैसे स्क्रीन पे आए मेरी बात कम सुनो, पॉज करो, आंसर लगाओ। ये अच्छे से पता है कि सर द रोड नॉट टेकन क्लास 9 में पोएम है, अच्छी बात है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम है। इसके अलावा इन दोनों के बारे में पता नहीं है। हाँ, लीव्स ऑफ ग्रास किसकी है? वॉल्ट व्हिटमैन की है क्या? शायद देखना, आपको पता करना। अच्छी पोएम्स है। नॉर्थ ऑफ बोस्टन किसकी? सर ये तो यही सही आंसर है, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी का पोइट्री कलेक्शन है, ठीक है। नाउ अब देखो, द कोलोसस इज एक्चुअली अ पोइट्री कलेक्शन रिटन बाय सिल्विया पाथ, ये ध्यान रखना, ये जो सी वाला ऑप्शन दिया गया। इसके अलावा लीव्स ऑफ ग्रास इज अ फेमस पोइट्री कलेक्शन बाय वॉल्ट व्हिटमैन, ठीक है। वॉल्ट व्हिटमैन के द्वारा एक इनका पोइट्री कलेक्शन है। रोड नॉट टेकन रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम है, लेकिन यहां क्या पूछा गया है? कलेक्शन के बारे में बात हुई, तो नॉर्थ ऑफ बोस्टन इज द राइट आंसर। ये 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन नहीं था, लेकिन उसका आंसर नॉर्थ ऑफ बोस्टन था। पूछने का पैटर्न चेंज कर दिया, तरीका बदल दिया उन्होंने। 2018 एमपी ग्रेड 1 का क्वेश्चन है ये। नाउ हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द ट्रीज रेजिस्टेंस टू बीइंग किल्ड? हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द ट्रीज रेजिस्टेंस टू बीइंग किल्ड? क्वेश्चन को समझिए, चारों ऑप्शन देखिए, उसके बाद में आप लगाइए। चलिए आंसर क्या है? द ट्री फाइट्स बैक विथ इट्स रूट्स एंड लाइफ फोर्स। जैसा कि कल वाले चैप्टर जो हमें बनाना था ऑन किलिंग ए ट्री, ट्री को हम एक जैब में मार के खत्म नहीं कर सकते। अगर सच में उसको खत्म करना है तो उसको रूट से उखाड़ना पड़ेगा। ये कल मैं बड़े प्यार से बोलता, लेकिन वही बात हो गई, कल वो थोड़ा इमरजेंसी हो गई, तो चलो कोई नहीं, लेकिन मैंने पीडीएफ तैयार कर दिया, पढ़िएगा अच्छे से। नाउ व्हेन डिड फ्रॉस्ट फर्स्ट पोएम अपीयर? रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पहली पोएम कब अपीयर हुई थी? बताइए। in 1890, in 1894, in 1892 और in 1927? पॉज करिए, आंसर आ गया। आंसर है इसका 1894। अब वो देखिए, कुछ इलेबोरेट करके लिखा है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट फर्स्ट पब्लिश्ड पोएम वाज माई बटरफ्लाई। इनकी पहली पोएम भी कौन सी है, नाम भी दे दिया, माई बटरफ्लाई, जो क्या थी? बेसिकली एन एलिजी थी। एलिजी क्या है आपके सिलेबस में है या नहीं पता नहीं, अगर होगी तो डेफिनेटली कराएंगे। सोनेट है और बाकी देख लेंगे वन बाय वन करके, इतना स्ट्रेस है ना माइंड में। तो विच अपीयर्ड इन 1894, इट वाज पब्लिश्ड इन द न्यूयॉर्क इंडिपेंडेंट, ठीक है। इस वाले पोएट्री कलेक्शन में पब्लिश हुई थी, ठीक है। ओके ओके ओके, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द लाइन ऑफ द डे आई हैड rued, the word rued reflects poets. What? Bitterly regretful emotions, ठीक है। Happy and joyful emotions, confused and uncertain thoughts, excited and hopeful feeling. ये बताना है, तो मक्खी क्यों चली आई हो यहां पे? चलो पॉज कर दिया, आंसर देख लिया हमने।
bitterly regretful emotions. Now आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच। ऐसे कुछ आपको लाइन्स दे दी जाएंगी और बताना है इसमें फिगर ऑफ स्पीच कौन सी है। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी, मेटाफोर, एलिट्रेशन, इंजॉयमेंट, सिम्बली। हाँ सर मैंने क्वेश्चन देख लिया, समझ लिया, पॉज कर दिया, आगे बढ़ा दिया। राइट आंसर क्या है? इंजॉयमेंट। सीधी बात है, कोई पंक्चुएशन मार्क नजर नहीं आ रहा है। तो enjambment is a literary device which where a line of poetry does not end with a pause or punctuation but flows into the next line without a break. Very good. Next question. Whose part of the day has been saved in the poem? Whose part of the day has been saved in the poem? Option A, the bird, poet, the child, the neighbor. पॉज करा, देख लिया, हां सर आ गया, लगा दिया। आंसर है पोएट। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन एंड नो वन बाइस अ बॉल बैक। नेम द लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन एंड नो वन बाइस अ बॉल बैक। सिमली, मेटाफोर, एनाफोरा, एलिट्रेशन। ग्रेट, देख लिया सर, समझ में आ गया। थोड़ा दिमाग लगाने के लिए टाइम भी यूज कर लिया मैंने। अब वापस से पॉज से प्ले की तरफ जाते हैं, आंसर देखते हैं। आंसर है हमारा एलिट्रेशन। क्यों है उसका रीजन देखते हैं। द रिपीटेशन ऑफ द सेम कॉन्सोनेंट साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स दैट आर क्लोज टुगेदर। इन दिस केस द बी साउंड इज रिपीटेड इन द वर्ड्स बाइस अ बॉल बैक। होप यू अंडरस्टैंड रिस्पेक्टेड टीचर्स। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ डज द पोएम रिफ्लेक्ट ऑन द आइडिया ऑफ ग्रोइंग अप इन द बॉल पोएम? हाउ डज द पोएम reflect on the idea of growing up in the ball poem? चलिए, A, B, C, D, it's about never losing anything. It's about learning to buy new thing. It's about facing and accepting loss. It's about the excitement of growing older. So, बस खत्म करते हैं। Right answer is it's about facing and accepting loss. जैसा कि हमने इस पोएम के अंदर ये देखा था। ये पोएम यूनिट 14 मैंने सारी कवर करा दी है, ठीक है, जाके यूट्यूब पर आप चेक कर सकते हैं। ये वाली पोएम ऑन किलिंग ए ट्री नहीं है, तो मैंने उसके लिए पूछा है आपसे। आप अगर कहेंगे हाँ, बोल देंगे हमारा क्या जा रहा है बोलने में, बना दो सर। लेकिन ध्यान से कि सोच समझ कर बोलना, क्योंकि मेरा टाइम जाएगा। अगर इसके चक्कर में कोई दूसरा कंटेंट मिस होता है तो फिर आप जिम्मेदार होंगे उसके। नाउ नेल्सन मंडेला पे बनाने वाला हूं मैं वीडियो बहुत जल्दी। लोगों की बहुत डिमांड थी, सर नेल्सन मंडेला प्लीज आप थोड़ा कराइए उसको। और थोड़ा सा ये भी बात करेंगे कि एनसीईआरटी के कैसे टॉपिक कवर करेंगे। What does the harbor symbolize in the poem, in the ball poem? Harbor क्या symbolize करता है भाई साहब? तो place of safety, a place of danger, a place where things are lost, a place of new beginnings. चलिए 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 फटाफट से चलो। ऑप्शन देख लिया, ग्रेट। पॉज कर दिया, ग्रेट। समझ लिया, सुपर्ब। और आंसर लगा दिया, अ प्लेस वेयर थिंग्स आर लॉस्ट। यहीं पर उसकी बॉल जाती है और यहीं से कनेक्शन हमारा शुरू होता है, यानी कि उस बच्चे का एक्सपीरियंस, लर्निंग का, सीखने का, कि चीजें वापस जाती हैं लेकिन लौट कर नहीं आती हैं। नाउ द हार्बर रिप्रेजेंट्स द बॉयज लॉस वेयर हिज बॉल डिसअपियर्स, सिंबलाइजिंग द एंड ऑफ हिज इनोसेंस। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डज मनी इज एक्सटर्नल इंप्लाई इन द पोएम द बॉल पोएम? मनी इज एक्सटर्नल क्या इंप्लाई करती है? Money cannot replace sentiments value. Money is not important. Money can buy happiness. Money is everything. बहुत आसान है, खत्म करो। A is the right answer. Now क्यों? The poem suggests that emotional losses cannot be compassionated with money. Emotional losses, बात तो बिल्कुल सही है, उसका आप कोई भी मुआवजा नहीं दे सकते हैं यार, ठीक है। चलिए, What does the loss of the ball teach the boy in the ball poem? To be more careful, how to buy new things. इसके अलावा The value of money, the nature of loss. So, बस देख लिया, खत्म करो इसको, आगे बढ़ो। Next है the nature of loss is the right answer. Reason, the boy learns that loss is a part of life and one must learns to cope with it. हर किसी के ये सीखना होता है कि लॉस क्या है, जीवन का एक हिस्सा है हमारा। आए हैं तो जाएंगे भाई साहब, ठीक है। चलो, what does the ball symbolize in the poem? What does the ball symbolize in the poem? Childhood innocence and the joy of play. The inevitable of the death and loss, the bond between friends, material possessions and their temporary nature. चलिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है, देखिए और लगाइए। आंसर क्या है? मटेरियल पोजेशंस एंड देयर टेम्पररी नेचर इज द राइट आंसर। एक्सप्लेनेशन मेंशन करें, द बॉल रिप्रेजेंट द बॉय चाइल्डहुड एंड इनोसेंस विच ही लॉसेस एज अ बॉल बाउंसेस अवे। सो रिस्पेक्टेड टीचर्स, इस तरीके से यूनिट 14 की आपकी जो पोइट्री का जो कॉन्सेप्ट है क्विज वाला, वो करा दिया है।
ये क्वेश्चंस वो हैं जो मुझे लगते हैं कि हाँ अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं केवल इनके भरोसे चले जाना, जितने भी पीडीएफ के अंदर एमसीक्यू वन लाइनर क्वेश्चन डाले हैं, इसके अलावा आप स्वयं अपने हिसाब से प्लान करिएगा कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, तब जाके आप मानिएगा, ठीक है। इससे एक ब्रीफ आइडिया लग जाता है कि हाँ देखो होता ना कि मैंने जो पढ़ा है उसके बिहाफ पर कैसे पता चलेगा जब तक सामने वाला नहीं पूछेगा। तो इस टाइप की क्विज वाले क्वेश्चन वीडियोस भी मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा जैसे जैसे समय मिलता रहेगा तब। सो आशा करता हूं कि यहां तक हम लोग पहुंच गए और काफी अच्छी हमारी प्रिपरेशन रही। अब मैं दोबारा से आपसे मुलाकात करूंगा। एनर्जी लेवल जो है थोड़ा सा मान सकते हो कि हाँ डाउन है, लेकिन 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 साथ लड़ेंगे, 20 मार्च तक लड़ेंगे और कंटिन्यू करेंगे हमारी जर्नी को, एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएंगे बाबा महाकाल का हाथ पकड़कर और माता सरस्वती का साथ लेकर, ठीक है। सो बहुत जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में। टिल देन स्टे सेफ, कीप इन टच, कीप स्टडिंग, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।